नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ हम चैप्टर 29 का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, वैसे छोटी थी आती, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में तो हर कोई जानता है, पैनक्रियाज के बारे में कि ये कहाँ होती है, और ये भी आपको पता है कि एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि एक मिश्रित ग्रंथि है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, 29 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी और एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो किसी नलिका के मध्य किसी ऑर्गन पर, यानी कि हमारे किसी अंग पर श्रावित किया जाता है कुछ केमिकल, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन यानी हमारे ब्लड में हार्मोन जो रिलीज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन। तो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है ना, इसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड पाई जाती है, मतलब इसमें दोनों चीजें हैं। इस कारण हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड कह सकते हैं, या इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये मिश्रित ग्रंथि है, तो सबको पता है, हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हम पैनक्रियाज ग्लैंड एक मिश्रित ग्रंथि है। ये कहाँ स्थित है और इसका कलर कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी लेंथ, इसका वेट, ये सब हम देखेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ लोकेट होता है, कहाँ इसकी लोकेशन होती है। इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आपको पता है आमाशय के पीछे होता है ये। देखिए मैं डायग्राम से समझा देती हूँ आपको, हम पहले मैं लिख देती हूँ फिर ज़्यादा सही समझ में आएगा। आमाशय के पीछे, आमाशय नहीं होता, आमाशय होता है स्टमक। स्टमक के पीछे यू शेप की डेड्यूनम के बीच में होता है। डेड्यूनम मतलब ग्रहणी, यानी ग्रहणी। ग्रहणी के बीच में, ग्रहणी आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और उसके मिड में हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड होती है। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि कहाँ स्थित होती है ऐसे। देखिए ये हमारा स्टमक है, राइट। आपको पता है यहाँ कुछ वाल्व पाए जाते हैं, इसके बाद ये हमारी डेड्यूनम स्टार्ट होती है इस तरीके से। तो इस डेड्यूनम के आमाशय के पीछे देखिए यू शेप की आपको दिखाई दे रही है, यू शेप के आगे काफ़ी बड़ी हो जाती है, ये डेड्यूनम है, इसके बीच में ग्रहणी, ये ग्रहणी है, इसके बीच में हमारा आमाशय स्थित होता है। इस तरीके से हमारा आमाशय यहाँ स्थित होगा, थोड़ा सा इस तरीके की शेप का। तो आप देख सकते हो कहाँ है हमारा आमाशय, अग्नाशय, यानी कि हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड यहाँ पर स्थित होती है। आमाशय के पीछे जो यू शेप की ग्रहणी है ना, ये हमारी ग्रहणी है, डेड्यूनम। इनके बीच में स्थित है हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड। अब इसका कलर कैसा होता है, ये कैसे कलर की हमें दिखाई देगी, तो ये हमें दिखाई देगी पिंक कलर की। यहाँ मैंने पिंक कलर की डेड्यूनम बना दी है, लेकिन पिंक कलर की होता है हमारा, क्या कहते हैं इसे, पैनक्रियाज ग्लैंड। इसकी शेप देख लेते हैं कैसी शेप का होता है ये। इसकी शेप होती है इरेगुलर, यानी कि इसकी अनियमित शेप होती है, जिसे हम इरेगुलर कहते हैं।
आप इसकी लेंथ और वेट की बात आती है कि इसके अंदर कितनी लंबाई होती है और इसका वेट कितना होता है। तो लेंथ, इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, यानी ये इतना 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसका वेट होता है 50 से 85 ग्राम के बीच में। वैसे ना मुझे 50 के आगे काउंटिंग नहीं आती हिंदी में, तो कितना वेट होता है 50 से 85 ग्राम के बीच में होता है इसका वेट। और एक बात तो आपको पता ही है कि ये हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स हमारी मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों चीज़ें आती हैं। एक्सोक्राइन मीन्स बहिश्रावी और एंडोक्राइन मीन्स अंतःस्रावी। एंडो आ गया ना, मतलब अंतःस्रावी, और एक्सो मीन्स बाहर होता है, यानी कि बहिश्रावी। देखिए, ये हमने थोड़ा पैनक्रियाज का थोड़ा बिग डायग्राम बना रखा है, क्योंकि उसके अंदर हम समझेंगे कि एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है और एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है। मतलब यहाँ ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो बहिश्रावी और ऐसे कौन सी सेल्स हैं जो अंतःस्रावी हैं, जो ब्लड में हार्मोन्स डालती हैं। तो देखिए, पहले मैं यहाँ हर एक पार्ट का नाम बता देती हूँ। ये है हमारा स्टमक यानी आमाशय, ये हमारी गृहिणी स्मॉल इंटेस्टाइन की डेड्यूनम, और ये तो आपको पता ही हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड में एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होता है और एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है। तो देखिए, ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है ना, काफ़ी पतली सी लंबी सी, ये इसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ वीरसंघ। ये डक्ट ऑफ वीरसंघ है ना, ये आगे पैनक्रियाज में जाती है और इस पर कुछ स्ट्रक्चर्स, मतलब इस तरीके से पेड टाइप में कुछ स्ट्रक्चर्स रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। ये आगे भी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं, आप हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठा करें। वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की आप वीडियो देखें तो उसके नोट्स ज़रूर लिख लिया करें। तो देखिए, ये हमारी डक्ट ऑफ वीरसंघ है, राइट। और जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारी एसिनाई। इनको कहते हैं एसिनाई। हिंदी में भी सेम नाम है और इंग्लिश में भी सेम नाम है। ये एसिनाई ना हमारी एक्सोक्राइन की तरह हेल्प करती हैं। मतलब ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जो डक्ट ऑफ वीरसंघ के माध्यम से होता हुआ हमारे यहाँ चला जाता है। ये डक्ट है हमारी, यहाँ से फ्लूइड जाता है। देखिए, मैं फ्लूइड बना देती हूँ थोड़ा अलग कलर से, येलो कलर से। तो यहाँ से एक्सोक्राइन पार्ट से, ऐसी नहीं हमारी एक्सोक्राइन होती है, ये डक्ट में जा रहा है। देखिए, डक्ट मतलब नलिका होता है, यहाँ से ये हमारी गृहिणी में जा रहा है। इसे एक्सोक्राइन क्यों कहा है? देखिए, ये यहाँ से डक्ट के माध्यम से, डक्ट ऑफ वीरसंघ के माध्यम से जाती है हमारी गृहिणी के अंदर। और गृहिणी हमारा एक ऑर्गन है, मैंने आपको बताया था कि किसी ऑर्गन के सरफेस पर या फिर कहीं पर भी, या फिर उसके ल्यूमेन मैंने आपको बताया था, गृहिणी या किसी भी चीज़ का जो खाली पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं ल्यूमेन। हमारा ऑर्गन है और उसकी सरफेस पर रिलीज किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये है हमारी एक्सोक्राइन, हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड का ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। अब एंडोक्राइन कौन सा होता है? पैनक्रियाज ग्लैंड में कुछ और सेल्स भी होती हैं, तो वो मैं रेड कलर की बनाने जा रही हूँ। इस तरीके से काफी सारी सेल्स होती हैं। और इनके अंदर भी कुछ अलग अलग कलर्स की सेल्स होती हैं, जैसे कुछ पिंक कलर की बना देती हूँ, तो कुछ इस अलग वाले ब्लू कलर की। तीन तरीके की सेल्स होंगी इसमें। क्या कौन कौन सी होंगी, क्या क्या उनके नाम होंगे, सब बताया जाएगा आपको।
लेकिन पहले आप कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ने में ना बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे। आई थिंक सबको ही आता होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलती हैं, ये बातें जानने में ना काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग। तो देखिए, ये कुछ सेल्स बनाई है मैंने जिनका नाम है, इन सेल्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो रहा था। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आपको लैंगरहैंस से कुछ याद आया होगा, यानी कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं या द्वीपिकाएं। इसका क्या नाम है? लैंगरहैंस, लैंगरहैंस का द्वीप या लैंगरहैंस द्वीप, इसे ही कहते हैं हम लैंगरहैंस द्वीप। जो हमारा पैनक्रियाज है ना, इसमें एसिनाई की कितनी संख्या होती है? एसिनाई ज़्यादा होती है या फिर हमारे लैंगरहैंस द्वीप ज़्यादा होते हैं? तो एसिनाई ज़्यादा होती है। एसिनाई पता है कितनी होती है? 98 से 99% होती है हमारी पैनक्रिया के अंदर। इतना पार्ट हमारा एसिनाई से बना होता है पैनक्रिया का। और लैंगरहैंस ना 2 से 3% होती है। मतलब 2 से 3% हम, आप सोचोगे कहीं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग नहीं की जा सकती, काफ़ी होती है। मतलब 2 मिलियन से 3 मिलियन के बीच। लेकिन इनसे भी ज़्यादा होती है हमारी एसिनाई। जो लैंगरहैंस द्वीप है ना, ये बताया नहीं, यहाँ बता देती हूँ। एंडोक्राइन पार्ट है हमारी पैनक्रिया का। तो देखिए आपको क्या क्या समझ में आया। पैनक्रिया है, उसके अंदर 2 तरीके की, ये हमारी कैसी ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी पाया जाता है और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन हमारी एसिनाई होती है, यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज करती है जो डक्ट के माध्यम से होता हुआ किसी भी ऑर्गन की सरफेस पर रिलीज होता है। लेकिन पैनक्रिया का क्या होता है? ग्रहणी की सरफेस पर रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है, जो कि हमारे पैनक्रिया का 98 से 99% बना रहा है। अब यहाँ दूसरी सेल्स और आती हैं जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीप। ये कोशिकाएं, यहाँ पर इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन से पाई जाती हैं हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सेल्स है, यानी यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज किए जाएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर। आपको पता है ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है हार्मोन, उसे कहते हैं एंडोक्राइन। और डक्ट के माध्यम से रिलीज किया जाता है किसी ऑर्गन के ल्यूमेन में या उसकी सरफेस में। मैंने आपको बताया था ल्यूमेन का मतलब यानी किसी भी पार्ट की खाली जगह। क्या कहलाती है? ल्यूमेन। जैसे हमने एल्वेलाई का ल्यूमेन देखा था, ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई, जहाँ पर हमारा मिल्क स्टोर हो रहा था। इसी तरीके से हमने कई सारी देखी थी। यहाँ इसके ल्यूमेन में चला जाता है, वो होता है एक्सोक्राइन, और ये एंडोक्राइन ब्लड में रिलीज किया जाते हैं हार्मोन। तो ये हमारे पैनक्रिया का 2 से 3% पार्ट बनाती है, यानी 2 से 3 मिलियन तक हमारे पैनक्रिया में लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं। अब लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं को हम बड़ा करके यदि देखेंगे, कैसे दिखाई देंगी अगर हम इसे स्मॉल करके, इसका साइज लार्ज करके देखते हैं। लैंगरहैंस द्वीप के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी, ये हम पहले देख लेते हैं, फिर इसका डायग्राम देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं कि लैंगरहैंस द्वीप के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। तो इसके अंदर ना 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, सबको पता होगा। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। सॉरी, इसे कई बुक्स में गामा सेल्स भी लिख दिया जाता है। तो थोड़ा सा लाइट चली गई थी, इसके कारण लैंप लाइट नहीं जली होगी, कोई बात नहीं, अब साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 3 प्रकार की सेल्स है, कौन कौन सी? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। इस डेल्टा सेल्स को ना इस तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर। अब ये कितनी परसेंटेज होती है इनकी? अल्फा सेल्स कितनी पाई जाती हैं? 15 से 25% हमारी लैंगरहैंस की एक कोशिका में अल्फा सेल्स पाई जाती हैं। बीटा सेल्स पाई जाती हैं 60 से 65%।
डेल्टा सेल्स पाई जाती है 10%। वैसे ना एक और सेल्स होती है जिसका नाम है एफ सेल्स। ये हमारी सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ स्टार बनाकर। एक सेल्स और पाई जाती है एफ सेल्स, इसे पीपी सेल्स भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? पीपी सेल्स। ये हेल्प करता है, इसका पीपी सेल्स का नाम होता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। अब हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि कौन सी सेल्स क्या क्या हार्मोन रिलीज करती है। जो अल्फा सेल्स होती है ये हमारा ग्लूकागॉन रिलीज करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करती है। और बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। और जो हमारी गामा सेल्स हैं या फिर डेल्टा सेल्स हैं ये सोमैटोस्टेटिन अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा हार्मोन कौन से सेल्स कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं। हमारी अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स हमारी सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये सेल्स होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बीटा सेल्स पाई जाएंगी, उसके बाद ये अल्फा सेल्स और फिर हमारी डेल्टा सेल्स। तो देखिए डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसमें ये लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं। इसकी एक सेल को हम अगर जूम करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसमें जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है ना, ये हमारी अल्फा सेल्स हैं। और जो आपको ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये हमारी बीटा सेल है। और जो आपको ये वॉयलेट कलर की दिखाई दे रही है ना, ये हमारी डेल्टा सेल है। इस डेल्टा को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ और भी कई डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं, जगह कम होने के कारण नहीं बन पाई है। लेकिन जहाँ जहाँ आपको वॉयलेट कलर दिखाई दे रहा है, बैंगनी कलर, वो सारी हमारी डेल्टा सेल्स हैं। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा जूम करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। मैंने हाथ में लिया हुआ है फ़ोन। ये अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स नज़र आ गया होगा। वैसे आप ना इस पर फुल क्वालिटी करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इसे कन्वर्ट लगा करके अपलोड करते हैं। कन्वर्ट में क्या होता है, ये काफ़ी कम MB की हो जाती है, लगभग 50-60 MB की। ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है नेट। और 50-60 MB भी कब होता है, जब आप फुल HD पर देखते हो। अगर आपने 144 HD पर देख रहे हो तो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस कारण आप इसे फुल HD पर देख सकते हो। तो अब हम ये देखेंगे कि अल्फा सेल्स की खोज किसने की। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, कोई नहीं, अब बता देती हूँ। जो लैंगरहैंस द्वीप है, इसे लैंगरहैंस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए लैंगरहैंस, उन्होंने 1869 में की थी। इस कारण इन्हें लैंगरहैंस की द्वीप कहा गया है। अब हम देखते हैं कि लैंगरहैंस द्वीप में जो कोशिकाएं हैं, ये तीनों सेल्स हैं, इनकी खोज कब हुई थी। और आपको मैंने ये बता ही दिया कि इनमें कितनी परसेंट पाई जाती है। अल्फा सेल्स हमारी 25%, बीटा सेल हमारी 60% और डेल्टा सेल हमारी 10%। ये 65 भी हो सकता है। अब हो गया होगा बराबर 100%। तो अब हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पर, जिस पर हम समझेंगे कि हमारी बीटा सेल, अल्फा सेल और गामा सेल के डिस्कवर किसने की। तो हम आ गए हैं ब्लैंक पेज पर। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अल्फा सेल की। स्टार्टिंग अल्फा सेल से की जा रही है। सेल्स का मीन्स तो आपको पता ही होगा, कोशिकाएं। अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं। तो अल्फा कोशिकाएं ना, ये मध्यम आकार की होती है, मीडियम साइज की।
आपको हमारी लैंगरहैंस द्वीप में बता दिया था कि 50% पाई जाती है, 15 से 25% पाई जाती हैं। और ये भी बता दिया था कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती हैं। और इसकी खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया, इसे डिस्कवर किया था किम्बल और मर्लिन ने। किम्बल व मर्लिन ने 1923 में से डिस्कवर किया था। तो ये है हमारी अल्फा सेल्स। नेक्स्ट हमारी आती है बीटा सेल्स। अब बीटा सेल्स का आकार होता है, इसका साइज होता है बड़ा, लार्ज साइज की होती है। और ये कितनी % पाई जाती है, 60%। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, बताया था आपको, इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है इनके द्वारा। और अब इसके डिस्कवर की बात आती है कि इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले ना कनाडा में बेटिंग और बेस्ट, अच्छे नाम है, बेटिंग और बेस्ट, आप याद रख सकते हो बीटा सेल्स। तो बेटिंग और बेस्ट। फिर 1921 में सबसे पहले इंसुलिन को प्राप्त किया था और एक वैज्ञानिक और हुए थे जिनका नाम है एबल वैज्ञानिक। इन्होंने इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब नंबर 3 आता है हमारा डेल्टा सेल्स। एनसीईआरटी में डेल्टा सेल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारी आरबीएससी में काफ़ी ज़्यादा विस्तार से दे रखा है। लेकिन मैं आपको ना आरबीएससी एनसीईआरटी तक का पढ़ा देती हूँ। कोई भी स्टेट हो उससे ज़्यादा का मैं आपको कवर करवाने की सोचती हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना है। ये साइज में स्मॉल होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं, आपको पता है 10% तक पाई जाती हैं। ये हार्मोन रिलीज करती हैं जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। और इसकी खोज के बारे में हमारी बुक में दिया हुआ नहीं है, तो हमने देखा कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए गए हैं। अब ये वर्क क्या क्या करते हैं, इनका वर्क क्या है। सबसे पहले हम इंसुलिन के वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं बैलेंस पेज पर फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। इसकी डिस्कवर के बारे में आपको पता है, इसकी खोज आपको पहले ही बताइए। चलिए आपको याद हो गया होगा किसने की थी। ये होता है हमारी बीटा सेल्स, इसे बीटा सेल रिलीज करती है इस हार्मोन को। और बीटा सेल की खोज किसने की थी, बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। कितने में, 1921 में। इन्होंने बताया था कि बीटा सेल्स ना इंसुलिन रिलीज करती हैं और इंसुलिन ना एक प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का। अब हम इंसुलिन के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि ये क्या क्या है, काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप ना हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि इंसुलिन थोड़ा बहुत ग्लूकोज से रिलेटेड है। अब आपको इतना कंफर्म नहीं है कि क्या हेल्प करता है, ये आज हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा क्या, काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगर इंसुलिन स्रावित ना हो तो क्या होगा, अगर इंसुलिन ज़्यादा स्रावित होने लग जाए
तो क्या होगा? तो पहला आता है हमारा इसके फंक्शंस। इंसुलिन का पहला फंक्शन है कि ना ये हमारी बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर तो नहीं क्योंकि हार्मोन है, तो हार्मोन किस में रिलीज होता है? ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को सही रखता है, ना तो ज़्यादा ऊपर होने देता है और ना ज़्यादा कम होने देता है। हेल्प कौन करता है? इंसुलिन। मेंटेन रखता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर। तो देखिए, अगर हम खाना खाते हैं ना, उससे पहले हमारी बॉडी के अंदर, भोजन से पहले हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर के अंदर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड के अंदर, भोजन यानी खाना खाने से पहले। और खाना खाने के बाद क्या होता है? खाना खाने के 2 घंटे बाद ना ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर 140 से 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद हमारे अंदर 40 से 50 मिलीग्राम ग्लूकोज बढ़ गया है ब्लड के अंदर। अब इस तरीके से तो मान लीजिए हमारे अंदर इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, शुगर हो जाएगी हमें। ग्लूकोज का मतलब शुगर ही तो है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी 2 तरीके के बताए थे, क्या होगा? डायबिटीज़ मिलेटिस। तो इंसुलिन क्या हेल्प कर रहा है? हमारी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रख रहा है। जब हम खाना खाने से पहले हमारे ब्लड के अंदर 100 मिलीलीटर के अंदर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता था, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे बाद ही 100 मिलीलीटर में 140 से 150 मिलीग्राम ग्लूकोज आ जाता है। तो इससे मेंटेन करता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन ना हमारी बॉडी के अंदर एक बूढ़े बाबा जैसा है। बूढ़े लोग नहीं होते, थोड़ा डायग्राम बना देती हूँ मैं बूढ़े लोगों का जैसा। इस तरीके से ये है हमारा इंसुलिन। काफ़ी फनी स्टाइल का बना है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ना एक बूढ़े बाबा जैसा होता है। जब हमारी ब्लड वेसल में, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज, जैसे कि ये हमारी एक लड़की है, ग्लूकोज कि ज़्यादा घूमती है। बूढ़े लोग क्या होते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, उन्हें घर में ही रहना चाहिए। तो ये घूम रही है, ब्लड वेसल्स हमारी नलिकाओं की तरह हो गई और ये लड़की ना इस ब्लड में घूम रही है। तो इंसुलिन क्या करेगा? ऐसे डांटेगा कि घर के अंदर जाओ। तो इसका घर कहाँ होगा? यहाँ साइड में ये है हमारा लीवर, और लीवर की सेल को हम कहते हैं हिपेटोसाइट। ये आपको मैंने कई बार बता दिया है, लीवर की सेल को हिपेटोसाइट कहते हैं। सिर्फ निकलने वाली डक्ट को हिपैटिक डक्ट कहते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को, ये हमारी ग्लूकोज है जो गलियों में घूम रही है, मतलब ब्लड वेसल्स में घूम रही है, और इंसुलिन क्या कहता है कि आपको अब स्टोर होना चाहिए, घर के अंदर जाना चाहिए। ये यहाँ लेकर आकर के इसे स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन कौन से पेन से लिखा जाए? ब्राउन कलर से। स्टोर हो गया है ग्लाइकोजन के रूप में हमारा ग्लूकोज। हेल्प कौन कर रहा है? हमारा इंसुलिन। अब देखिए, जब ज़्यादा ही ग्लूकोज हो गया हो, हमारी ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज होता जा रहा है। अब हमारी हिपेटोसाइट की भी, लीवर में सेल्स है हिपेटोसाइट, उनकी भी लिमिट होती है,
वो ओनली 250 ग्राम ग्लाइकोजन ही स्टोर कर सकती हैं। काफ़ी होता है 250 ग्राम। और बाकी के जो अब बचा हुआ ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में जाएगा, इसके अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ये है हमारी एडिपोसाइट। एडिपोसाइट हमने देखा था, एडिपोसाइट हमारी मैमल ग्लैंड से पाई जाती है, यानी फैटी टिश्यूज। ग्लूकोज जब लीवर के अंदर जितना स्टोर हो सकता था उतना ये स्टोर हो चुका है, 250 ग्राम। अब बाकी का जो ग्लूकोज है ना वो सेल में जाकर फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? लाइपोजेनेसिस। यहाँ एक बात हो है, जो ग्लूकोज है ये काफ़ी नखरे वाली लड़की है। ये कहेगी कि दादाजी मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे रास्ता चाहिए होगा इन सेल्स के अंदर जाने का। तो इंसुलिन यहाँ पर रास्ता बना देगा, ये इस तरीके से गेट टाइप का रास्ता बना देगा। इसे हम कहते हैं GLUT4, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। सेम यहाँ ऐसा होगा। अब आप कहोगे कि इंसुलिन कैसे बनाएगा, तो जो सेल्स है ना इस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे जो कि इस इंसुलिन से जो इंसुलिन हार्मोन है यहाँ आकर के लग जाएगा, और इस सेल के अंदर ना एक जीन रहेगा जो GLUT4 बनाता होगा। तो अब ये कहेगा इंसुलिन की पीस, अब जीन अब तुम्हें जागना होगा और RNA बना दो, RNA से प्रोटीन बन जाएगा और प्रोटीन से इजीली GLUT4 बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ एक रास्ता बनाया जिसका नाम भी है GLUT4। अब देखिए ये ग्लाइकोजन, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ग्लाइकोजन ना वाई आएगा, देखिए ये स्पेलिंग होगी, यू की जगह वाई कर लेना, ग्लाइकोजन। देखिए ग्लूकोज ना पहले लीवर में एब्जॉर्ब होता जाता है, स्टोर होता जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस। जितना स्टोर हो सकता था स्टोर हो चुका, लेकिन अब ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, तो एडिपोसाइट जो कि एक टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू यानी कि वसा उत्तक जिसे हम कहते हैं, अब बाकी का जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो एडिपोसाइट सेल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी रास्ता होता है GLUT4 इंसुलिन बना देता है, यहाँ पर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं, तो ये चला जाता है ग्लूकोज एडिपोसाइट में, फैट के रूप में स्टोर होता जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। देखिए लिपिड का मीन्स भी फैट होता है, तो ग्लूकोज का लिपिड में बदलना लाइपोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये 2 वर्क आपको बता दिए गए हैं। दूसरा क्या बताया है? ग्लूकोज का ये लीवर है यानी यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचय कौन करता है? इंसुलिन। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि इंसुलिन क्या हेल्प करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। क्योंकि देखिए यहाँ ब्लड में जो ग्लूकोज था उसे इसने हिपेटोसाइट में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर दिया, एडिपोसाइट में फैट के रूप में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली मतलब निकल के आता है कि इंसुलिन हेल्प क्या कर रहा है हमारी? ये हेल्प कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को कम करने में। अब हम देखेंगे अगर ग्लूकोज ना कम रिलीज हो, देखिए यहाँ टॉपिक डालते हैं, इंसुलिन के अल्प श्रावण से क्या हो सकता है? अगर ये कम श्रावित हो, इंसुलिन जितना रिलीज होना चाहिए उससे कम हो, तो क्या होगा? सबसे पहली बात आती है, इससे कुछ डिजीज भी होंगे, उनका नाम भी देखेंगे हम। इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता जाएगा, सही बात है। अब जब इंसुलिन नहीं होगा तो ना तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो सकता है और ना ही फैट के रूप में स्टोर हो सकता है। तो इंसुलिन के अल्पश्रावण से ना ग्लूकोज का लेवल
ब्लड में बढ़ जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो फिर उसे हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या नाम दिया है? हाइपरग्लाइसीमिया। और मैंने आपको बताया था हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। ये हमने देखा था पैराथायरॉयड ग्लैंड में, देखा होगा शायद से। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल ना ब्लड में ज़्यादा हो गया है। अब हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो जो यूरिन हम मूत्र विसर्जित करते हैं तो इस तरीके से तो यूरिया में भी ज़्यादा ग्लूकोज होगा। सिंपल सी बात है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा तो फिर यूरिया में ग्लूकोज ज़्यादा। यूरिया में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो दो डिजीज का हमें पता चल गया, ग्लाइकोसूरिया और हाइपरग्लाइसीमिया। जब हमारे ब्लड में ना 300 से 500 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाती है ना तो इसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह रोग। मधुमेह में क्या हुआ कि हमारे अंदर ना हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, जिससे अगर हम यूराइन जिसे हम कहते हैं मूत्र उत्सर्जन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। तो इस डायबिटीज़ को, इस रोग को, इस डिजीज़ को कहते हैं डायबिटीज़ मिलेटिस यानी कि मधुमेह। मधुमेह ना हम ह्यूमंस में एक आनुवांशिक रोग है। अब मधुमेह से हमें क्या क्या हो सकता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़ मेलिटस, अब इससे हमें क्या क्या हो सकता है? इसके कारण हमें ज़्यादा यूराइन रिलीज करेंगे यानी पोलीयूरिया हो सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, निर्जलीकरण जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं, और साथ ही इससे जो हमारे अंदर फैट होगी ना, वसा, इसका अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होगी, इसका अच्छे से विखंडन नहीं होगा, मतलब आधा अधूरा विखंडन होगा। और आधे अधूरे विखंडन से कीटोन काय बनने लगती है यानी कीटोन बॉडी, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। और जिससे हमें बेहोशी आ सकती है। जब हमारी बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी ज़्यादा बनने लग जाए यानी कीटोन काय ज़्यादा बनने लग जाए तो उसे हम कहते हैं कीटोसिस। मतलब इसकी इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में कम बनने लग जाए तो उससे मधुमेह रोग होगा। मधुमेह रोग में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा, साथ ही यूरिया में भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमें ज़्यादा प्यास लगने लगती है, हम ज़्यादा यूराइन प्रोड्यूस करने लगते हैं और हमारी जो वसा है ना उसका आधा अधूरा विखंडन होता है, जिससे कीटोन काय ज़्यादा होने लगती है और उनका एसिडिक नेचर ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमें बेहोश भी हो सकते हैं। और इसे कीटोन के ज़्यादा बनने को, कीटोन बॉडीज, कीटोन काय के ज़्यादा बनने को हम कहते हैं कीटोसिस। अब यहाँ एक और बात आती है, अगर इंसुलिन का अतिश्रावण हो यानी ज़्यादा श्राव अगर इंसुलिन का होने लग जाए तो हमें उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए, अगर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो वो ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है ना हमारा, ये ग्लूकोज मान लेते हैं हम। अब ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज होगा उसे या तो लीवर में स्टोर कर देगा या हमारी एडिपोसाइट में स्टोर करता जाएगा, जिससे हमारी ब्लड के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल कम होने लग जाएगा। ग्लूकोज का लेवल कम ब्लड के अंदर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मैंने बताया था, हाइपो यानी कम और हाइपर यानी ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना हाइपर टेंशन होने लगी, मैं हाइपर हो रही हूँ, या फिर इस कारण से हाइपर से हम समझ सकते हैं यानी कि ज़्यादा। अब ग्लूकोज कम होगा
तो हम कोई भी वर्क करेंगे उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये बात तो आप सबको पता है। देखिए, वर्क के लिए ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। अब हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब हमारे पास ग्लूकोज ही नहीं है, जब हमारे पास ग्लूकोज ही नहीं है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब हमारे अंदर थकान बनी रहेगी। तो ये लक्षण है अतिश्रावण के। तो यहाँ हमने इंसुलिन पढ़ लिया है, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन बचा हुआ है। काफ़ी छोटे टॉपिक है। सोमेटोस्टेटिन तो काफ़ी सा छोटा सा टॉपिक है। और अब ग्लूकागोन पर आते हैं, क्या हेल्प करता है ग्लूकागोन। हमने देख लिया कि इंसुलिन हार्मोन क्या क्या काम करता है। अगर वो कम रिलीज हो तो क्या असर पड़ेगा हमारी बॉडी पर, और अगर वो ज़्यादा रिलीज हो तो क्या असर पड़ेगा, अच्छे से देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारे ग्लूकागोन पर। यहाँ आ जाता है हमारा ग्लूकागोन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये हमारी अल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। अल्फा सेल्स की खोज किसने की थी? आपको याद होना चाहिए। किसने किसने की थी? किम्बल और मर्लिन ने। कितने में? 1923 में। अब हम देखते हैं कि ग्लूकागोन के फंक्शंस क्या क्या है, ये हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। फंक्शंस तो देखिए, जब हमारी ब्लड के अंदर, ये मैं ब्लड वेसल बना रही हूँ, ब्लड वेसल के अंदर ही हमारा ब्लड होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये है हमारी, थोड़ी सैड है ये गर्ल, क्योंकि ना ब्लड में हमारी ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, इस कारण बेचारी ये सैड है। और हमारे लीवर में, आपको एक एक बात पता होनी चाहिए कि मैं इससे आगे क्या क्या बोलने वाली हूँ। ये हमारा लीवर है। लीवर के सेल्स यानी कि हमारी हिपेटोसाइट्स, इनके अंदर स्टोर है हमारा ग्लाइकोजन। क्या स्टोर है? ग्लाइकोजन। अब देखिए, जब ग्लूकोज का लेवल ना कम हो जाता है तो इसकी मम्मी को ये पसंद नहीं आता कि मेरी बेटी काफ़ी सैड है, तो मैं इसे हैप्पी कैसे करूं। और इसकी मम्मी ना जाकर के लीवर में जो हिपेटोसाइट सेल्स है ना, लीवर की सेल हिपेटोसाइट, उन्हें जो ग्लाइकोजन है ना उसे तोड़ देती है, उसका ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे ग्लूकोज बन जाता है, जिससे उसकी बेटी काफ़ी हैप्पी हो जाती है। तो उसकी मम्मी का नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम है उसकी मम्मी का? ग्लूकागोन। दिस इज हर मदर। थोड़ी भद्दा सा डायग्राम बना है, लेकिन मुझे पता है आप काम चला लोगे। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकोज की मम्मी यानी ग्लूकागोन लीवर में जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं उनमें ग्लाइकोजन स्टोर है, और जाकर के इसे तोड़ देती है, जिससे ग्लूकोज बन जाता है और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो ग्लूकागोन क्या हेल्प कर रहा है? ग्लूकागोन हेल्प कर रहा है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज की लेवल यानी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे ज़्यादा करने के लिए हमारा ग्लूकागोन ना ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, और साथ ही कई चीज़ों को भी तोड़ता है। कौन कौन सी चीज़ों को? जैसे कि प्रोटीन को, लिपिड को। सबसे पहले इसने यहाँ के किंग को तोड़ा है। ये किंग है हमारा ग्लाइकोजन, उसे तोड़ दिया, ग्लूकोज में बदल दिया है। साथ ही ये यहाँ पर प्रोटीन को तोड़ देती है ग्लूकोज में, लिपिड को तोड़ देती है ग्लूकोज में। देखिए, मैंने आपको बताया था
एक बार कि हमें सेल में प्रोटीन का लेवल हाई करना है। कब बताया था? जब हमें ग्रोथ करवानी थी, ग्रोथ हार्मोन के लिए। ग्रोथ के लिए मैंने आपको 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। तो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और एक सेल का साइज बड़ा होना चाहिए। याद करो बात को। तो वहाँ मैंने बताया था कि प्रोटीन का लेवल सेल में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत है ग्लूकोज की। इस कारण हम प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं। प्रोटीन को ग्लूकोज में तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बनाते वक्त लिख भी सकते हैं। लिपिड का ग्लूकोज में टूटना, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। ग्लूकोनियोजिनेसिस, यहाँ नियो वर्ड आया है क्योंकि जो लिपिड है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इतना ही हमारे इसमें दे रखा है ग्लूकागॉन के बारे में। ये अल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज होते हैं। इनकी खोज किम्बल और मर्लिन ने की थी। इसका फंक्शन क्या है यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्या फंक्शन है इसका, जब ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर ना ग्लूकोज का लेवल जब कम हो जाता है तो फिर ग्लूकोज की मम्मी आती है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बहन जी क्या करेंगी? वो हेल्प करेंगी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। तो हमारा ग्लूकागॉन क्या हेल्प कर रहा है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, जबकि हमारा इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो देखिए, अब मैं आपको ये दोनों एक बार में फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा समझ नहीं आया तो फिर आप कहोगे कि मैम आप बहुत गंदा पढ़ाते हो, डिसलाइक कर दोगे। दिस इज अवर लीवर एंड दिस इज ब्लड वेसल। तो देखिए, मैं ना ग्लूकोज को जी से बनाने वाली हूँ। जब ग्लूकोज का लेवल हमारे अंदर इंक्रीज हो जाता है, जैसे जब हम ज़्यादा ही खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन भी ज़्यादा हो। इंसुलिन को मैं ब्लैक कलर से लिखने वाली हूँ। तो इंसुलिन क्या हेल्प करेगा? ग्लूकोज को स्टोर करेगा किसके अंदर? लीवर के अंदर। लीवर के सेल्स को क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। दिस इज आवर ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के लिए। अब ज़्यादा ही ग्लूकोज हो गया है तो और हेल्प करेगा। इससे हमारी नॉर्मल सेल्स के अंदर, जिसे हमने एडिपोसाइट कहा था, उनके अंदर स्टोर करता जाएगा फैट के रूप में। ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में स्टोर कर रहा है। इस प्रोसेस को मैंने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रोसेस का क्या नाम है? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लूकोज का फैट के रूप में यानी लिपिड के रूप में लाइपोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। लाइपोजेनेसिस से इंसुलिन ग्लूकोज को फैट में स्टोर कर देता है। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है। ये कब होता है? जब हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है। अगर हमारे अंदर ना ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो फिर ग्लूकोज को सैड देख करके इसकी मम्मी, कि यहाँ दादाजी थे जिसे पसंद नहीं था हम ना ग्लूकोज को गर्ल मान के चल रहे हैं, आप समझ रहे होगे। इसकी मम्मी को पसंद नहीं इसका उदास रहना, तो इस कारण ग्लाइकोजन को तोड़ देती है। इसकी मम्मी ना इस ग्लाइकोजन को तोड़ देती है ग्लूकोज में बदलने के लिए, क्योंकि ये अपने बेटी को खुश कर रही है। तो यहाँ हेल्प कर रहा है हमारा ग्लूकागॉन। इसकी मम्मी का नाम है ग्लूकागॉन, जो इसे खुश करने के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है। जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसके दादाजी क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारा गलियों में घूमना पसंद नहीं, तो ये इसे स्टोर कर देता है लीवर के सेल हेपेटोसाइट में ग्लाइकोजन के रूप में।
तो इंसुलिन हेल्प कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए और ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब इंसुलिन ना ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है और ग्लूकागोन इंसुलिन के लेवल को बढ़ा रहा है। ये तो हमने देख लिया इंसुलिन और ग्लूकागोन की फंक्शन। अब एक और हमारा हार्मोन बचा है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन जो कि हमारी डेल्टा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। और आपको पता है डेल्टा सेल्स की खोज किसने की थी? एक्चुअली डेल्टा सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों ने खोज की है 206 में कि एक और सेल्स पाई जाती हैं डेल्टा सेल्स जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है सोमैटोस्टेटिन। इस सोमैटोस्टेटिन का वर्क क्या होता है? ये हेल्प करता है जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है हार्मोन को कम रिलीज करवाने के लिए, यानी उनको निरोधक की तरह काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन इन दोनों को इनहिबिट करता है, यानी कि इनका निरोधक है सोमैटोस्टेटिन। और साथ ही ये हेल्प करता है जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, यानी पचा हुआ भोजन, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पचित भोजन, उसके स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पचित भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाने का काम करता है। तो आपने इन तीनों के वर्क पढ़ लिए हैं। इंसुलिन हेल्प करता है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। लास्ट एंडिंग होने वाली है हमारी वीडियो की। इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टेटिन। तो इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी है जिसे ग्लूकोज का गलियों में घूमना पसंद नहीं। ग्लूकागोन ग्लूकोज की मम्मी है जो इसे खुश रखने के लिए ग्लाइकोजन को तोड़ती है, इसका लेवल बढ़ाती है। और जो हमारा सोमैटोस्टेटिन है ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन इनको इनहिबिट करता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।